भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार निकल गया है। इतनी मौतें भले ही सवा साल के दौरान हुई हों, लेकिन मामूली नहीं हैं। देश में कोरोना से पहली मौत पिछले साल 12 मार्च को हुई थी। 6.5 महीने बाद 1 अक्टूबर 2020 को यह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था और इस साल 24 अप्रैल को 2 लाख तक, यानी 1 लाख होने में 203 दिन और 1 से 2 लाख होने में 208 दिन लगे थे। पर इसके बाद 24 अप्रैल से 20 मई यानी 23 दिन में ही मौतों का आंकड़ा बढ़कर 3 लाख हो गया। फिर 20 मई से 1 जुलाई यानी 43 दिन में 1 लाख और लोगों ने दम तोड़ डाला। इन आंकड़ों का संबंध सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि कितने दिन में कितनी मौतें हुईं, बल्कि इस महामारी की भयावहता, संकट से निपटने की हमारी तैयारियों और लापरवाहियों की ओर भी ध्यान खींच रहा है। 23 दिन में 1 लाख लोगों की मौत बता रही है कि 13 महीने में 2 लाख लोगों की मौत से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर कुछ सीखा होता तो सतर्कता दिखाई होती, अस्पतालों का ढांचा मजबूत बनाया होता, केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होता, टीकाकरण अभियान की रणनीति दमदार होती, तो मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार जाने से रोका जा सकता था। अब रोज़ाना संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे आ गए हैं। रोज़ाना मौतों का आंकड़ा भी 900 से कम दर्ज हो रहा है। संक्रमण दर की बात करें तो यह 2.34% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब संक्रमण का रुझान उतार पर है, लेकिन विशेषज्ञों की इस चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि खतरा अभी बरकरार है। 14 राज्यों के 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के मामलों का मिलना बता रहा है कि एक और बड़ा खतरा दस्तक दे चुका है। कवक संक्रमण के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। ऐसे में यह मान लेना कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, हमारा मुगालता ही होगा। भारत में कोरोना से हुई मौतों के मामले में यह तर्क देना या मान लेना कि आबादी को देखते हुए दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग मरे हैं, ठीक नहीं है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा या एक दिन में सबसे ज़्यादा टीकाकरण को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं, पर इन दावों के बजाय ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा कि देश में टीकाकरण की रफ्तार निराशाजनक ही रही है। वरना क्या कारण रहा कि 21 जून को 85 लाख टीके लगने का दावा किया गया और उसके बाद से यह आंकड़ा 50 से 60 लाख भी मुश्किल से छू पा रहा है। ताज़ा स्थिति यह है कि ज़्यादातर राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं।
इससे रोजाना टीकाकरण लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे कई राज्य हैं। जाहिर है यह कहीं न कहीं टीकों के उत्पादन और राज्यों को आपूर्ति से जुड़ा मामला है, जो कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों का शिकार हो चुका है। इसे दुरुस्त किए बिना हम कैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने बंगाल सरकार को चुनाव बाद हिंसा की सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में दर्ज करने का आदेश देकर ममता सरकार के इस झूठ की पोल खोल दी कि उनके राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला यह भी बताता है कि बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायतों को सुनने से इनकार किया। देश के राजनीतिक इतिहास में यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने अपने ही लोगों के दमन, उत्पीड़न और पलायन का संज्ञान लेने से इनकार करने के साथ यह झूठ भी फैलाया हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह अच्छा है कि कुछ देर से सही ममता सरकार हिंसा की इन भयानक घटनाओं पर पर्दा डालने की जो बेशर्म कोशिश कर रही थी, उसमें नाकाम भी हुई और बेनकाब भी। सबसे शर्मनाक यह रहा कि बंगाल पुलिस भी ममता सरकार के झूठ का साथ देती हुई नजर आई। बंगाल पुलिस के अधिकारियों को इससे लज्जित होना चाहिए कि उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों की मदद करने के बजाय उनकी उपेक्षा की। वास्तव में उन्होंने बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार किया। जिस राज्य की पुलिस सत्तारूढ़ दल के दास की तरह व्यवहार करे, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें संदेह है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बंगाल पुलिस अपने दायित्वों को लेकर सजग होगी। आखिर जिस पुलिस ने अपने सामने हो रही हिंसा से मुंह मोड़ा हो, उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश पर अपना कर्तव्य पालन सही तरह करेगी। उचित होगा कि उच्च न्यायालय चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की पुलिस जांच की निगरानी खुद करे, और भी उचित यह होगा कि वह इन घटनाओं की जांच के लिए किसी विशेष जांच दल का गठन करे। यदि वह यह काम नहीं करता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न और दमन का जो घिनौना अभियान छेड़ा, वह राज्य के माथे पर कलंक से कम नहीं। इस दौरान लोगों को मौत के घाट उतारा गया और घरों दुकानों में आगजनी के साथ दुष्कर्म भी किए गए। यदि चुनाव बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को और उन्हें संरक्षण देने वालों को जवाबदेह नहीं बनाया गया, तो फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दुष्चक्र थमने वाला नहीं है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने और उन्हें कुचलने के मामले में
वही तौर तरीके अपना लिए जो वाम दलों ने अपना रखे थे।